अस्सलामुअलैकुम। मैं इखलाक खुशामदीद कहता हूँ कंप्यूटर स्किल्स की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर है क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। अब बात आती है कि डेटा क्या होता है, तो अल्फाबेट हरूफ को डेटा कहते हैं। रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डेटा EX50। जैसे ये 50 है, अब ये 50 आप इससे ये पूछेंगे कि 50 क्या है तो एक ही जवाब मिलेगा, रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स और फिगर हम लोग बोलते हैं इसे डेटा। अगर 50 के आगे आपने RS रुपीज लिख दिया, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। 50 रुपीज, 50 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऐसा डेटा जो मीनिंग को कन्वे करता हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन देता हो, इन वर्ड्स इन नंबर्स को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं और कंप्यूटर हमारे लिए यही काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब बात आती है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या। तो अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है COMPUTER, इसका अपना एक मीनिंग होता है। जैसे C स्टैंड फॉर कॉमनली, O स्टैंड फॉर ऑपरेटेड, M स्टैंड फॉर मशीन, P stand for particularly, U stand for used for, T stand for trade, E stand for education, R stand for research. Commonly operated machine, particularly used for trade, education, research. मतलब यह कि आमतौर पर चलने वाली मशीन खास तौर पर तिजारती तालीम की तहकीक के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, इनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे, इनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ICs यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। अब जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, इनमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगा है। अब बात आती है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का असूल क्या है। जैसे हम सब लोगों का एक असूल होता है, इसी तरह कंप्यूटर का भी एक असूल होता है। यह भी ठीक इसी तरह काम करता है जैसे हम और आप काम करते हैं। कैसे? यानी कोई आपसे आपका नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना जो भी नाम बताएंगे, इसका एक प्रोसेस हुआ। सबसे पहले सवाल आपके कान में इनपुट हुआ, फिर इसकी प्रोसेसिंग आपके दिमाग में हुई, आपने सोचा समझा और जवाब तैयार किया। जवाब तैयार होने के बाद आपने मुंह से जवाब दिया XYZ जो भी आपका नाम है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा ठीक इसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। इसमें इनपुट आता है। अब इनपुट के लिए अलग अलग डिवाइसेस है। प्रोसेसिंग होती है, जैसे सोचना समझने वाली जो बात है। फिर आउटपुट होती है, जवाब मिलता है। और अगर आप इस आउटपुट को स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें स्टोरेज भी होती है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम और आप काम करते हैं। अब बात आ जाती है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे लिए इनपुट करने के लिए कान है, प्रोसेसिंग के लिए दिमाग है, स्टोरेज के लिए भी हमारे पास दिमाग है और आउटपुट डिवाइस की शक्ल में हमारे पास मुंह है। ठीक इसी तरह अल्लाह ने आपको अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। ठीक इसी तरह अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो हम बात कर लेते हैं वो है इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट करने के लिए हम किन किन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की। जैसे इसका नाम कीबोर्ड, की मतलब चाबी, यानी यह कंप्यूटर की चाबी है। जिस यूजर का हाथ कीबोर्ड पर अच्छी तरह जमा होता है या जिसे कीज का पूरा पता होता है, वो कंप्यूटर को अच्छी तरह ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। टाइप्स ऑफ कीज, यानी कीबोर्ड के अंदर अलग अलग तरह की कीज होती हैं। इन्हें हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, जिसमें स्मॉल ए टू जेड, लार्ज ए टू जेड होती हैं। इसमें नंबर्स की होती हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। स्पेशल कीज होती हैं, जिसमें विंडोज की, आल्ट की, कंट्रोल की, नंबर लॉक की होती है। फिर फंक्शन कीज होती हैं, जिसमें F1 to F12 तक कीज होती हैं। अब सेकंड जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। जैसे इसका नाम है माउस, तो ये दोस्तों एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसी भी प्रोग्राम को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माउस 3 तरह के मार्केट में मिलते हैं। एक होता है माउस ऑप्टिकल, एक ट्रैक बॉल माउस और एक वायरलेस माउस होता है। इस माउस में 3 तरह के बटन होते हैं। जो लेफ्ट बटन होता है वो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। आप जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम के आइकन के ऊपर कर्सर ले जाएं और फिर डबल क्लिक करें तो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों लेफ्ट बटन डबल क्लिक के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह दोस्तों राइट बटन सिंगल क्लिक के लिए यूज किया जाता है। सिंगल क्लिक किसी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह माउस के दरमियान में एक स्क्रॉल बटन होता है, जिसको पेज अप और पेज डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। तो माउस में 3 बटन जनरल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन होते हैं। माउस के साथ एक और टर्म होती है ड्रैग एंड ड्रॉप की। ड्रैग एंड ड्रॉप की जो टेक्निक है वो भी माउस के साथ ही जुड़ी हुई है, यानी किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगली जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ज्यादातर गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड रीडर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, स्कैनर वगैरह ये सारे भी इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। इसी तरह से बारकोड रीडर, जो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी तरह के MRP कोड को रीड करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है, इसे हम बारकोड रीडर कहते हैं। जी, अगला जो इनपुट डिवाइस आ रहा है वो है MICR मशीन, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन। ये जो मशीन होती है दोस्तों, ये जनरली बैंकों में इस्तेमाल होती है। आपने सुना होगा माइकल चेक। माइकल चेक के अंदर एक नंबर होता है। इस नंबर को ये मशीन खुद ही रीड करती है और इसे डिजिटल जबान में यानी कंप्यूटर की जबान में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है OCR मशीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे इसका नाम है, कैरेक्टर को पढ़ती है और इसे डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करती है। इसी तरह से OMR मशीन यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन। जैसे कि हमने देखा होगा कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में हमें एग्जामिनेशन शीट मिलती है, जिसको हम पेन या पेंसिल के साथ मार्क करते हैं। तो ठीक इसी तरह ये मशीन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के जरिए इसको मार्क करती है। इसमें हम मैनुअली पेन या पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। तो ये 3 मशीनें हैं, MICR मशीन, OCR मशीन और MR मशीन। इसी तरह वेब कैमरा, माइक्रोफोन वगैरह यूज किए जाते हैं। ये सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो इसके बाद अगली डिवाइस है CPU।
प्रोसेसिंग का अमल। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे अहम पार्ट है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक तरह का कंप्यूटर का दिमाग है, प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ ऑल कंप्यूटर। तो सीपीयू, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, असल में प्रोसेसर इसका यूनिट के अंदर लगा होता है। इस यूनिट को हम सीपीयू नहीं कहते, इस यूनिट को हम कैबिनेट यूनिट या सिस्टम यूनिट कहते हैं। इट इज नोन एज सिस्टम यूनिट। तो फिर सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू इस डब्बे के अंदर लगा होता है। अगर आप देखें तो सीपीयू इस तरह का होता है और ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। इस डब्बे के अंदर क्या होता है जिसे हम कैबिनेट यूनिट या सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं? तो इसमें कई चीजें लगी होती हैं। इसमें एक पावर सप्लाई लगी होती है जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, इसमें इस हिस्से को हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसी तरह से इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी डिस्क लगी होती है, लेकिन अब ये फ्लॉपी डिस्क बंद हो गई है। इसी तरह डीवीडी रूम लगा होता है, मुख्तलिफ तरह के कार्ड लगे होते हैं, फ्लैश कार्ड, नेटवर्क कार्ड, यूएसबी कार्ड, गेमिंग कार्ड वगैरह लगे होते हैं। पावर सप्लाई के लिए केबल्स होती हैं जो डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए डाटा केबल्स होती हैं जिनको बसेस कहा जाता है। आजकल तो साटे केबल का इस्तेमाल होने लगा है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती हैं। तो इस पूरे यूनिट को सीपीयू नहीं कह सकते। सीपीयू तो असल में एक छोटा सा पार्ट है जो कंप्यूटर के दिमाग के तौर पर काम करता है। ये सीपीयू जो है ये मदरबोर्ड पर लगा होता है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के पार्ट लगे होते हैं। इनके साथ ही एक जगह पर सीपीयू लगाया जाता है। यह सीपीयू लगाने की जगह है। अब ये जो केबल्स हैं ये एक अलग अलग तरह की केबल्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें आईडी केबल्स कहा जाता है। इसी तरह से आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में साटा केबल्स का इस्तेमाल होने लगा है। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है एएलयू और दूसरा कहलाता है सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। एएलयू जैसे इसका नाम है, अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का एएलयू वाला जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अरिथमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और लॉजिकल मीन्स लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इस तरह के जो लॉजिक्स वो सारे एएलयू के कंट्रोल में होते हैं। इसी तरह से सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट पर बिलीव करता है। कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी पार्ट हैं, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी आप काम करते हैं, आप माउस से क्लिक करते हैं तो वो सारा का सारा काम इस सीयू के अगेंस्ट किया जाता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यानी सीपीयू के अंदर जो पार्ट हैं एएलयू और सीयू, इन दोनों को मिला के हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के अगेंस्ट काम करते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की। तो दोस्तों मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसके भी दो पार्ट्स हैं। इसमें होती है रैम और रोम, जो आपने पहले भी सुन रखा होगा। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसमें मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क
हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। मेमोरी का सीधा सा मतलब है कि ये आपके डाटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। फर्स्ट हम बात करते हैं रैम की। जैसे इसका नाम है रैम, राम नहीं बोलना, रैम होता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें रैंडम का मतलब बगैर ऑर्डर के आप किसी डाटा को एक तरतीब से एक्सेस नहीं करते, तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस। रैम में स्टोर डाटा को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। आप रैम में जितना भी डाटा स्टोर करते हैं, इसे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए, तो रैम में जो भी आपने डाटा स्टोर किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि ये वर्सटाइल मेमोरी है, ये चेंजेबल मेमोरी है। ठीक इसी तरह से जैसे आपके दिमाग में बार बार ख्याल आते रहते हैं और तब्दील होते रहते हैं, इसी तरह से रैम में भी डाटा बार बार तब्दील होता रहता है। इसलिए रैम को वर्सटाइल मेमोरी कहा जाता है, यानी ये चेंजेबल मेमोरी है। दूसरा होता है रोम। जैसा इसका काम है रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जो डाटा आपने एक बार इसके अंदर डाल दिया वो फिक्स हो जाता है। इसमें आप डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, डू नॉट राइट। इसमें आप डाटा को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए, तो इससे डाटा रिमूव नहीं होता। ये ठीक ऐसे ही काम करता है जैसा हमें हमारा नाम बताया जाता है, तो हम इसे नहीं भूलते, वो हमारे लिए रोम में फिक्स हो जाता है, फिर वो कभी डिलीट नहीं होता। इसी तरह ये नॉन वर्सटाइल मेमोरी रोम में आता है, इसे हम चेंज नहीं करते। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रैम की, यानी रैम की भी अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें पहली जो है वो है एस रैम, यानी स्टैटिक रैम, और दूसरा है डी रैम, यानी डायनामिक रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम और डी रैम यानी डी फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम यानी एस रैम में जो भी डाटा स्टोर होता है वो पावर ऑन होने तक, यानी कंप्यूटर ऑन होने तक डाटा स्टोर रहता है। जैसे ही पावर ऑफ हो या ये अपने डाटा को रिमूव कर देती है। एस रैम अपने कॉन्टैक्ट्स को बार बार रिफ्रेश नहीं करती, जबकि डायनामिक रैम अपने कॉन्टैक्ट को बार बार रिफ्रेश कर देती है। डी रैम के भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ईपीओ रोम, यानी एक्सटेंडेड डाटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड है डीडीआर, डबल डाटा रैम। ये जो आजकल यूज हो रही हैं, तो ये थे टाइप्स ऑफ रैम। इसी तरह से बात आती है रोम की। रोम की भी 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रोम। फर्स्ट जो है वो है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, in which the user can load programs and data that are read only। इसी तरह से सेकंड होती है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी PROM की तरह ही होती है, लेकिन
रीराइटेबल होती है, लेकिन इसे रीराइट करने के लिए आपको इसकी चिप को अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर रखना होता है। इज आर वेरिएशन ऑफ PROM and is rewritable. It can be erased by exposing the chip to ultraviolet light. थर्ड होती है फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है वो आज ज़्यादातर डिजिटल कैमरा MP3 प्लेयर के अंदर इस्तेमाल होती है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली erasable and permanent types memory used in digital cameras MP3 player। तो ये थी टाइप्स ऑफ रोम, PROM, EPROM एंड फ्लैश मेमोरी। इसी तरह की एक और मेमोरी होती है जिसे हम कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी मेन मेमोरी की हेल्पर मेमोरी होती है। ये मेन मेमोरी की हेल्प करती है। असल में जब CPU और मेन मेमोरी के दरमियान डेटा कम्युनिकेट होता है तो कैशे मेमोरी इसमें अपना किरदार अदा करती है। जिस कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी इस कंप्यूटर की इतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। कैशे मेमोरी अलग अलग तरह की होती है, L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे। तो मेमोरी की तीन टाइप्स हो गए, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम और थर्ड कैशे मेमोरी। इसी तरह से अब बात करते हैं CMOS की। CMOS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस CMOS बैटरी से कंप्यूटर के डेट और टाइम को कंट्रोल करता है। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस यानी सेकेंडरी मेमोरी। जैसे डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे घर में स्टोर रूम होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग स्टोर रूम है। फर्स्ट है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क डिवाइस। आपने सुना होगा C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव। असल में ये C, D और E आगे और भी नाम हो सकते हैं। ये तमाम हार्ड डिस्क की पार्टीशन होती हैं। हार्ड डिस्क देखने में कुछ इस तरह की होती है। अंदर इस तरह की एक डिस्क लगी होती है और ये हेड है। इसका जो डाटा को रीड और राइट करने के काम आता है। ये डिस्क बहुत तेजी से RPM फॉर्म यानी रोटेशन पर मिनट की स्पीड से चलती है और हेड इस पर जाकर डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। तो दोस्तों CPU जो है वो एक तरह का शॉपकीपर हो गया। रैम इसके लिए शोरूम का काम करती है और हार्ड डिस्क इसके लिए स्टोर का काम करती है। हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर होता है वो CPU के जरिए आपके रैम यानी शोरूम में दिखाई देता है। अब स्टोरेज डिवाइस में दूसरा जो कंपोनेंट है वो है DVD रोम। DVD जिसे हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB के आसपास होती है। इस तरह से CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों चाहे वो DVD हो या CD दो तरह की होती हैं, CDR और CDRW यानी DVD-R और DVD-RW। CDR यानी ऐसी CD या DVD जिसमें अगर आपने एक बार डाटा को स्टोर कर लिया तो इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा को तब्दील नहीं कर सकते।
और दूसरा होता है CDRW, यानी ऐसी CD या DVD जिसमें आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और दोबारा तब्दील भी कर सकते हैं। अभी आजकल मार्केट में ब्लू रे डिस्क आ रही हैं जिसकी कैपेसिटी 50 टू 500 GB होती है। इसी तरह से डाटा को स्टोर करने के लिए स्मार्ट मीडिया कार्ड मार्केट में मिलते हैं जिसमें मिनी SD कार्ड और मैक्रो SD कार्ड होते हैं जो आप लोग मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट और अहम जो डिवाइस है वो है मॉनिटर, जिसे विजुअल टेस्टिंग यूनिट वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। इसी तरह जो मॉनिटर आता है इसे CRT मॉनिटर कहा जाता है। ऐसा ही एक TFT आता है जिसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इस तरह का LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड और प्लाज्मा स्क्रीन वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के अलग अलग तरह के मॉनिटर मार्केट में मिलते हैं और ये जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल, आपका जो केबल कनेक्शन है वो अब डिजिटल फॉर्मेट में हो गया है। इसको कहते हैं HD TV, यानी हाई डेफिनेशन टेलीविजन। अगली आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कहलाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर से जो हमें आउटपुट मिलती है इसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इसे हम सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। प्रिंटर को नापने के लिए जो इकाई यूज की जाती है इसे हम DPI यानी डॉट पर इंच के नाम से जानते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं। करेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो आपके घरों में बिजली के बिल और गैस के बिल आते हैं। इसे प्रिंटर जो डॉट डॉट करके प्रिंट करते हैं वो सारे प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं। यह काम करते हुए काफी आवाज लगाते हैं। डेसिबल प्रिंटर भी इसी तरह का होता है और इसके ऊपर एक व्हील लगा होता है और वो प्रिंट करता है। ये काम करते हुए भी काफी आवाज लगाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर की भी दो कैटेगरी हैं, एक है चेन प्रिंटर और दूसरी है ड्रम प्रिंटर। प्रिंटर की जो स्पीड होती है इसे मैनेज करने के लिए PPM यानी पेज पर मिनट कहा जाता है। अब बात आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इनमें तीन तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर और तीसरा थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जैसा इसका नाम है इंकजेट, ये प्रिंटर पेपर पर इंक स्प्रे करता है और फिर प्रिंट करता है। इसी तरह से लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है और काफी पॉपुलर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर नेक्स्ट जो प्रिंटर है वो है थर्मल प्रिंटर। यह थर्मल प्रिंटर स्पेशल पेपर को प्रिंट करता है और आपने देखा होगा जो ATM मशीन है इसमें जो आपको रिसिप्ट मिलती है वो थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट होती है। थर्मल प्रिंटर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट का यूज करता है। इसी तरह से जो आपका लेजर प्रिंटर है वो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट का यूज करते हुए प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर, इंक को हम टोनर कहते हैं, लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर यूज होते हैं और जनरली ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कलर प्रिंटर भी लेजर प्रिंटर की फॉर्म में आता है, लेकिन वो काफी महंगा होता है। इंकजेट प्रिंटर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों एक साथ ही प्रिंट आउट निकालते हैं। हेडफोन और स्पीकर भी हम आउटपुट डिवाइसेस में ही जानते हैं। इस तरह से बड़े बड़े फ्लैक्स पोस्टर बनाने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है इसे हम प्लॉटर कहते हैं। ये जो छोटे प्रिंटर हैं इनसे बड़े बड़े फ्लैक्स और पोस्टर प्रिंट नहीं कर सकते, इसीलिए इन प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कुछ डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं
जिन्हें मल्टी फंक्शन डिवाइसेस कहा जाता है, जैसे फैक्स मशीन। ऐसी मशीन जिसके अंदर स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और कॉपियर मशीन, वो सारी चीजें एक साथ ही डिवाइस में होती हैं, इसलिए इसे मल्टी फंक्शन डिवाइसेस कहते हैं। और इन सब डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस में ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मोडेम। मोडेम का इस्तेमाल कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोडेम एक ऐसा आला है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मैं आगे इंटरनेट पर वीडियो बनाने वाला हूँ, वहां पर मैं पूरा वर्किंग ऑफ नेट समझाऊंगा कि ये मोडेम डिवाइस किस तरह से काम करता है और क्या इसकी लीड है। अभी मैं यही बताऊंगा कि मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तब्दील करता है। जो टेलीफोन लाइन में से वेव हमको मिलती हैं वो एनालॉग वेव्स होती हैं। हमारा कंप्यूटर सिस्टम इन वेव को नहीं समझ सकता। हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल वेव को ही समझ सकता है, इसलिए हम मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर कई तरह के होते हैं और अगर इन्हें हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अनुसार पर क्लासिफाई करें तो फर्स्ट जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर डायरेक्ट नंबर सिस्टम पर काम नहीं करते। ऐसे कंप्यूटर का यूज वोल्टेज, टेम्परेचर, करंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर, जिन्हें हम और आप जानते हैं। थर्ड जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिक्सअप होता हो, इन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इस तरह से अगर आप बात करें साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी और वर्किंग के हिसाब से, तो फर्स्ट जो है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर काफ़ी ताकतवर कंप्यूटर होते हैं। इनका इस्तेमाल मौसम की मालूमात, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह को कैलकुलेट करना, टेलीकम्युनिकेशन के काम करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, इस तरह के कामों को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था इसका नाम है CDC 6600। अगला जो कंप्यूटर आ रहा है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, यह कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। यह कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और बड़े बड़े फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगला जो कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। नाम तो इसका मिनी है, लेकिन आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि किस तरह का ये दिखाई देता है। जिन लोगों की कस्टम एजुकेशन होती है वो इन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये स्पेशल इनके कामों को करने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऐसे जो कंप्यूटर हैं इन्हें मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अगला जो कंप्यूटर है वो है PC पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इनके कई नाम हैं, जैसे डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट PC। इन्हें PDAS पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के नोटबुक, जिसे आप लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं, जो हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, इन्हें भी हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से टेक होम PC आता है जिसमें सिस्टम एजुकेशन रन की जाती हैं। इसे हम टेक होम PC के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की जो जुबान है इसे हम बाइनरी कहते हैं, यानी जैसे हमारी और आपकी एक ज़बान है, इसी तरह कंप्यूटर की भी एक ज़बान है। अगर आपने कंप्यूटर से बातचीत करनी है तो कंप्यूटर की ज़बान भी आना चाहिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो है बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज में ही कंप्यूटर बात करता है। इस बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज में ABC है, इसमें 26 लेटर्स होते हैं।
इस तरह से इस बाइनरी में सिर्फ 2 ही लेटर होते हैं, 0 और 1। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो साइज है, जो कैपेसिटी है, इसे मेजर करने के लिए इकाई का इस्तेमाल होता है जिसे हम बाइट के नाम से जानते हैं। एक बाइट दोस्तों 8 बिट से मिलकर बनता है। इसी तरह 1 बाइट के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है। 1024 बाइट्स मिलकर 1 KB यानी 1 किलोबाइट बनते हैं, जैसे 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनता है। इसी तरह से 1024 KB मिलकर 1 MB 1 मेगाबाइट बनाती है। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 GB बनाती है। इसी तरह से 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 TB यानी 1 टेराबाइट बनाती है। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो सारे पार्ट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं, इन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।